नमस्कार। बीएससी पार्ट्स सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल की स्टडी करेंगे, अर्थात उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल। गैल्वेनिक सेल में निम्न में से कोई दो लक्षण होना आवश्यक होता है या कोई दो विशिष्ट लक्षण, दोनों में से कोई एक विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया तब भी होती है जबकि सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रोड को बाह्य परिपथ से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो सेल से विद्युत धारा प्राप्त होती है। दूसरा, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया तब भी होती रहेगी जब विद्युत धारा को प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोड को परिपथ से डिस्कनेक्ट कर दें या अलग कर दें तो भी इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती रहती है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होना आवश्यक है गैल्वेनिक सेल में। तो अगर कंडीशन फर्स्ट यानी लक्षण, कोई सेल लक्षण ए प्रदर्शित करता है, अर्थात जब इलेक्ट्रोड को परिपथ से जोड़ते हैं और जोड़ने पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है, तो यह उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। और जब परिपथ से को हम डिस्कनेक्ट कर दें, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है, तो ऐसा सेल अनुत्क्रमणीय सेल कहलाता है। तो हम उत्क्रमणीय सेल को देखें। उत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं? उत्क्रमणीय सेल उस सेल को कहा जाता है जिसमें अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक किंतु विपरीत दिशा में विद्युत बल लगाया जाए तो सेल में विद्युत धारा भी विपरीत दिशा में बहने लगेगी और सेल अभिक्रिया भी विपरीत दिशा में संपन्न होगी। यानी अगर हम किसी सेल में को परिपथ से जोड़ दें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, लेकिन यदि हम बाह्य स्रोत से विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा दें, यानी बाह्य स्रोत से अधिक विद्युत वाहक बल वाली हम धारा प्रदान करें, तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी, तो और विद्युत धारा भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो ऐसे सेल को हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले डैनियल सेल, ये एक उत्क्रमणीय सेल है। यदि इस सेल को विपरीत दिशा में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के एक स्रोत से जोड़ दें जिसका विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में यानी अधिक या कम हो, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डैनियल सेल को हम कोई बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र के विद्युत वाहक बल का मान और डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल के मान के मध्य अनंत सूक्ष्म अंतर हो, तो कंडीशन फर्स्ट में जब विरोधी बल यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्राप्त विद्युत वाहक बल प्रेरक बल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम हो, अर्थात बाह्य स्रोत से जो विद्युत वाहक बल है उसका मान डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा और जो बाह्य पथ में इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होंगे और रिएक्शन क्या होगी? जिंक जो है वो कॉपर आयन से रिएक्ट करेगा तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और कॉपर आयन का अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा और धारा का प्रवाह फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर विरोधी बल और प्रेरक बल दोनों का मान बराबर हो जाए, यानी हम बाह्य स्रोत से जो विद्युत वाहक बल दे रहे हैं और डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल है, दोनों का मान बराबर हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह एकदम से बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हम विरोधी बल को प्रेरक बल की अपेक्षा अनंत सूक्ष्म अधिक कर दें, यानी हम बाह्य स्रोत से जो विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं
उसका मान डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा अधिक कर दें तो अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाएगी। ठीक है, यानी जो धारा की दिशा है वो विपरीत हो जाएगी, यानी धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी और बाएं पथ से इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होंगे। पहले जिंक से कॉपर की ओर हो रहे थे, अब कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होने लगेंगे और अभिक्रिया बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी पहले रिएक्शन थी Zn2 प्लस Cu इक्वल टू Zn, यानी हमारी जो रिएक्शन थी वो अब विपरीत हो गई, यानी कॉपर जो है वो जिंक से अभिक्रिया करके Cu2 प्लस और जिंक में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार एक उत्क्रमणीय सेल पर लगाए गए बाह्य विद्युत बल को विपरीत दिशा में सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ाते हैं तो सेल की जो विद्युत धारा है उसकी दिशा और सेल की अभिक्रिया दोनों विपरीत बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ऐसे सेल को हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। उत्क्रमणीय सेल में जो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं उन इलेक्ट्रोडों को हम उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरे प्रकार का हम सेल लें, अनुत्क्रमणीय सेल या रिवर्सिबल सेल। अनुत्क्रमणीय सेल हम किसे कहेंगे? अनुत्क्रमणीय सेल उस सेल को कहते हैं जिस पर यदि अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक किंतु विपरीत दिशा में विद्युत बल वाहक बल लगाया जाए तो सेल की विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लगेगी, लेकिन सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होती है। यानी विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में हो जाएगी लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सेल में दूसरी नई अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, कॉपर H2SO4 के विलयन में हम कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड लगा दें। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड पर हम बाह्य विद्युत वाहक बल, बाह्य स्रोत से बाह्य विद्युत बल वाहक बल लगाएं जो कि डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा अधिक होगा। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो जो धारा है वो विपरीत दिशा में तो बहने लग जाएगी, लेकिन जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, नई रिएक्शन होगी। अर्थात जिंक जो है हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके जिंक आयनों में परिवर्तित हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी और जिंक घुलता जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रक्रम में बाह्य परिपथ द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लग गया, लेकिन रिएक्शन दूसरी तरह से हुई। यदि हम यहाँ देखें कि यदि विरोधी बल प्रेरक बल की अपेक्षा अनंत सूक्ष्म अधिक कर दें, ठीक है, यानी अब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दिया तो क्या होगा? रिएक्शन होगी, कॉपर हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा और जो कॉपर है वो डिज़ोल्व होने लगेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ हम अभिक्रिया 2 और 1 को देख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया नहीं है। तो अगर हमने बाह्य विद्युत स्रोत से जो विद्युत वाहक बल लगाया उसकी मात्रा अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक करी तो विद्युत धारा का प्रवाह तो विपरीत दिशा में हो गया, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हुई। तो ऐसे सेल को हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। एक अनुत्क्रमणीय सेल पर लगाए गए बाह्य विद्युत वाहक बल को विपरीत दिशा में अगर हम सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ा दें तो सेल में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो विपरीत दिशा में तो होगा, लेकिन अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होगी, यानी अभिक्रिया एक नई अभिक्रिया होगी। तो ऐसे सेल को हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। अब हम कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखें, यानी विद्युत रासायनिक सेल को हम पारंपरिक रूप से किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल को हम एक सेल आरेख या संक्षिप्त प्रतीकों से शॉर्ट टर्म से प्रदर्शित करते हैं। इस संक्षिप्त जो प्रतीक है या आरेख है इसमें हमें जो सेल में इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और
इस सेल अभिक्रिया से संबद्ध सभी पदार्थों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस आरेख के प्रमुख लक्षण या हम किस तरह से सेल आरेख को प्रदर्शित करते हैं वो उनके हम नियम देखें। सबसे पहले धातु के इलेक्ट्रोड को सिरों पर लिखा जाता है, यानी सेल आरेख जब हम बनाते हैं तो धातु का जो इलेक्ट्रोड होगा उनको हम सिरे पर, जैसे यहाँ ये इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम और ये दो इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड को हमने दोनों सिरों पर लिख देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एंड पर। सेकंड, विलयशील पदार्थों को मध्य भाग के निकट लिखते हैं, यानी जो सॉल्यूबल सॉलिड इलेक्ट्रोड है उनको कोनों पर लिखते हैं, सॉलिड को भी हम उसके बाद लिखते हैं, लेकिन जो लिक्विड फेज में है उनको हम बीच में लिखते हैं। समस्त पदार्थों की अवस्था, सक्रियता, सांद्रता और दाब आदि को सेल आरेख में दर्शाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ दर्शा रहे हैं कि अवस्था, अगर वो सॉलिड है तो हम उसके बीच नीचे सॉलिड लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। अगर वो गैस है तो हम गैस लिख देते हैं। अगर वो एक्वस है, लिक्विड है, तो हम, अगर जलीय विलयन है तो हम एक्वस लिख देते हैं। इसी तरह से उसका दाब भी हम ब्रैकेट में कितना दाब है वो पी लिख देते हैं। तो यहाँ जैसे दाब लिखा गया है, इसी तरह से एक्वस है। इसके अलावा इनकी एक्टिविटी भी हम सक्रियता को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ सक्रियता और यहाँ HCl की सक्रियता अलग अलग है, तो दोनों को A1 और A2 से दर्शाया गया है। यदि कुछ सूचनाओं की आवश्यकता नहीं हो तो संक्षिप्त आरेख से हम उन्हें हटा सकते हैं, यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उनको हम आरेख में नहीं लिखते हैं। सेल आरेख में दो प्रावस्थाओं की परिसीमा को दर्शाने के लिए एक खड़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ प्लैटिनम और हाइड्रोजन दो प्रावस्थाएं हैं, तो इन दोनों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए बीच में हमने एक खड़ी रेखा खींच दी। इसी तरह से हाइड्रोजन और HCl के बीच हमने एक खड़ी रेखा खींच दी। तो दो भिन्न अलग अलग प्रावस्थाओं के मध्य हम एक खड़ी रेखा खींचते हैं जो कि दोनों प्रावस्थाओं की सीमा को बताती है। दो विलयशील द्रव प्रावस्थाओं के मध्य के संधि या जंक्शन को दर्शाने के लिए एक खड़ी टूटी रेखा वाली लाइन खींचते हैं। यानी अगर जैसे यहाँ हम देखें दो लिक्विड फेज हैं, दोनों सेम फेज हैं, तो इन दोनों फेज की परिसीमा को दर्शाने के लिए हम एक टूटी लाइन से, खड़ी टूटी लाइन से हम इन दोनों की परिसीमा को प्रदर्शित करते हैं। दो विलयशील प्रावस्थाएं हैं, उनके मध्य अगर लवण सेतु या सरंध्र दीवार है जो उन दोनों को पृथक करती है, तो इससे प्रदर्शित करने के लिए हम दो पैरेलल खड़ी लाइन लगाते हैं। जैसे हम इस सेल आरेख में देखें, जिंक और कॉपर ये दो अर्ध सेल हैं। इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में लवण सेतु या पोरस मेम्ब्रेन से जोड़ा गया है। तो पोरस मेम्ब्रेन को दर्शाने के लिए, लवण सेतु को दर्शाने के लिए दो पैरेलल खड़ी रेखाएं खींची गई हैं। यदि एक ही प्रावस्था में एक से अधिक विलयशील पदार्थ हो तो उनके मध्य अर्धविराम या कॉमा लिखा जाता है। जैसे हम देखें यहाँ FeCl3 जो है ये एक ही प्रावस्था है, ठीक है, दोनों ही एक्वस हैं और इसमें दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, विलयशील पदार्थ हैं, एक से अधिक विलयशील पदार्थ हैं। एक Cl2 FeCl2 है और एक FeCl3 है और दोनों ही लिक्विड फेज में है, एक ही प्रावस्था में है। तो इन दोनों को पृथक करने के लिए यहाँ बीच में दोनों के मध्य कॉमा लगाया गया है। ऑक्सीकरण प्रक्रम अर्थात एनोड को हम बाईं ओर यहाँ यानी यहाँ इस साइड लिखते हैं और अपचयन प्रक्रम या कैथोड को हम दाईं ओर लिखते हैं। तो इस तरह से एक सेल का संक्षिप्त रूप सेल आरेख लिखा जाता है। थैंक यू।